अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत अहम प्रोसेस आपके सामने पेश करने वाले स्पेशल बॉम्ब क्रैश ट्रेडर के बारे में, बिगिनर्स के बारे में, कि हमने ट्रेड किस तरीके से करना है और हमारा जो ट्रेड है उसमें हमने किस किस चीज़ के बारे में स्पेशली बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे साथ एक ही बात आ जाती है कि बॉम्ब क्रैश में फेक ब्रेकआउट क्या होता है और हमने किस टाइम फ्रेम का इंतखाब करना था कि उनके ज़रिए हम ट्रेड करें। हमारे साथ बॉम्ब में क्या सेल की एंट्री लेनी चाहिए और क्रैश में क्या हमें बॉम्ब की एंट्री लेनी चाहिए। तो ये इंतहाई अहम बात है और स्पेशली बात जो है ना वो स्ट्रेटजी के बारे में हम करेंगे। क्या हम ये स्ट्रेटजी जो यूज़ करते हैं ये पॉपुलर हैं और इसकी क्या कितने % एक्यूरेसी देता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले बॉम्ब 1 के बारे में कि ये हम बाई लेंगे सेल लेंगे, क्या इसका टीपी किया होगा, सेल किया होगा और हमने किस इंडिकेटर के थ्रू इंडिकेट किया कि हमें बाई की एंट्री लेनी चाहिए, स्पाइक आएगा कि ये सपोर्ट पे हैं। तो ये सब बात जो है ना आज इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम इंतखाब करना है M30 का। M30 में हमने देखना है ये हमारा क्या हो गया, ये हमने एक ड्रॉ किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया हमारे साथ M30 टाइम फ्रेम में। और हम अभी फिर जाते हैं अपनी साइड की तरफ। सॉरी, ये हमारे साथ ये जो मैंने भी नीचे एक ड्रॉ लगाया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये जो हमारा है ये हमारा सपोर्ट हो गया M30 में। बाकी ड्रॉ लाइन के बारे में मैंने एक एडवांस में वीडियो बनाई हुई थी, आप सब देख सकें। तो हम बात करते हैं कि हमारे साथ फेक ब्रेकआउट का पहचान किया होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारे साथ ये जो हमारे साथ हैं ये हमारे साथ एक फ़ेक ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारे साथ एक फ़ेक ब्रेकआउट है, आप सब देख सकते हैं, मगर यहाँ तक गया हुआ है, आगे स्पीड नहीं चला गया। तो क्या हमें यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ फेक ब्रेकआउट है और हम जानना चाहते हैं कि फेक ब्रेकआउट का हमारे साथ पहचान क्या होता है। हमारे साथ पहचान किया होता है इसके बारे में, ठीक हो गया। तो आप सबको आज मैं बता देता हूँ। आज हम एक और टाइम फ्रेम चेक करने वाले हैं जिसको H1 कहते हैं। H1 में अब आप सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल टॉप भी कहते हैं और डबल बॉटम। आपने इनके बारे में अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप कम्प्लीटली देखें। सवाल क्या पता होता है कि सर यहाँ पे हमने बाई लेना है या सेल लेना है एंट्री। तो हम फिर जाते हैं M1 में चेक करते हैं। हमारे साथ एक H1 में अगर हम देखें तो हमारे साथ एक सेल ट्रेंड चल रहा था, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट उनको मिला है, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। जब तक ये साइड वाइज ट्रेड चल रहा है तो आपने इसमें आराम से ट्रेड किया करें, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। मगर SL और TP का आपने SL किया रखना चाहिए। सबसे पहली बात आपने SL किया रखना है और TP किया रखनी है। तो हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और हमारा SL किया होगा।
तो सबसे पहले हम अगर जान सके A10003 ये हम SL नहीं ले सकते। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ पे भी कैंडल की एंड होते हैं वहाँ पे वो SL लगा लेते हैं, लेकिन बूम क्रैश में ये नहीं चलती। वो फॉरेक्स आप बाई की वगैरह में आप चला सकते हैं बाइनरी में, लेकिन बूम एंड क्रैश में हम कभी ऐसी गलती नहीं करते। हम सबसे पहले फिर भी M30 पे जाते हैं और हमारे साथ सबसे लास्ट जो है ना हमारा एंड किया है 9977। इस पे किया हम SL रख सकते हैं। क्या हमारा ट्रेड यहाँ तक जाएगा? फेक ब्रेकआउट की पहचान क्या है? तो उसके लिए हमने एक इंडिकेटर की भी जिक्र कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर चल रहा है फ़िलहाल इसी टाइम पे, मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो है वो आप सब देख सकते हैं। ये ऊपर वाले को मूविंग एवरेज कहते हैं, नीचे वाले को RSI MACD कहते हैं, जो इसका सेटिंग हमने बनाया हुआ है और काफ़ी अर्से से मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक स्ट्रांग तक आती हैं और ये इनका स्ट्रांग सेल है। ठीक होगी, तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिकेटर ने सेल को ब्रेक किया है, रेड को ब्रेक किया हुआ है और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि इनको एक ब्रेक मिला हुआ है और वहाँ के ज़रिए एक हद तक चली गई। लेकिन मूविंग एवरेज में देखना, हम फेक ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। मूविंग एवरेज में हमें शो कर रहे हैं कि अभी तक सेल की ट्रेड कंटिन्यू है और यहाँ पर अगर देख ले तो यहाँ पे इसने स्ट्रांग बाई को भी टच कर रखा है, तो हमें तो बाई की ट्रेड भी लेनी चाहिए थी। तो हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट इसने टच किया हुआ है, क्योंकि आप अगर इनको थोड़ा जूम कर दें तो ये हमारे साथ ये वाली कैंडल बनती है जहाँ पे इसने टच दिया है। ठीक है, ये छोटी कैंडल जो स्पाइक के साथ टच कैंडल है, ये मैं आपको टिक मार करके ये कैंडल बनती है जो यहाँ स्ट्रांग बाई को टच कर दिया है और यहाँ से एक बहुत बिग स्पाइक आया हुआ है जो यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस को टच कर रखा है। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पे तो फिर भी टच किए हुए हैं। ज़रा इनका अगर कलर चेंज करूँ, ये भी ठीक हो गई। तो हम अगर देखें कि यहाँ पे भी तो टच किए हुए हैं बिल्कुल, क्या हमें अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री हमें नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि वहाँ पे एक ही कैंडल है जो नीचे आई हुई है और उसने टच कर रखा है। यहाँ पे 3 कैंडल सेम बराबर है। शर्त किया होगा कैंडल एक ने स्ट्रांग बाई को या स्ट्रांग सेल को टच करके आपको कंफर्म एंट्री लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अभी हम फिर बात करते हैं कि सर मूविंग एवरेज तो अभी तक ऊपर ही है, दोबारा क्रॉस नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे फिर भी वही, यहाँ पे फिर भी हमारे साथ तो MACD टच कर देता है। अब क्या होगा सर इसके बारे में? क्या हमें बाई की ट्रेड लेनी चाहिए? यहाँ पे जो है शॉर्टली मैं तुझे ये और ये, इसका फ़र्क क्या है? ये मूविंग एवरेज है और ये MACD है और MACD हम यूज़ करते हैं स्पाइक के लिए, टाइम फ्रेम 1 के लिए, टाइम फ्रेम 5 के लिए, और मूविंग एवरेज हम एक लॉन्ग ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड फ़िलहाल ही सेल चल रहा है, हम एक ट्रेड लेंगे अभी। हम
शॉर्ट जा रहे हैं, अब सब जुड़े रही हैं M5 पे। तो M5 पे बिल्कुल आप देखिए जो मैंने आपको बात कही थी, देख लिया आप सब ने जिस जिस जगह पे इसने टच दिया हुआ है। मैं आपको अगर क्लियर करके बता देता हूँ, आप सब देखती हैं टच, और यहाँ पे भी टच, यहाँ पे भी टच। हम ऊपर वाले की मूविंग एवरेज की बात कर देते हैं। और यहाँ पे तो क्या हमें अब कौन सी एंट्री लेनी चाहिए इसी पे? सबसे पहले जो हमारे साथ हैं M1 पे हम आते हैं। हम एक एंट्री लेंगे यहाँ पे। अभी सवाल पाए जाते हैं कि सर आपने किस थ्रू एंट्री लिया, किस थ्रू आपने एंट्री लिया सर? हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है? मैंने पहले भी की थी, जो मूविंग एवरेज है वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने MACD यूज़ कर देते हैं। तो अभी तक यहाँ पे थोड़ा इनके लिए ये आप देख सकते हैं, जब भी ये क्रॉस होगा, आपस में टच होंगे, तो हमें बाई की एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि हम एक एंट्री ले लेते हैं, हमने एक एंट्री ले ली है 0.50 की, किया ये हमारे साथ, हमने अच्छी एंट्री ली, एक्यूरेसी भी लिया। हम वेट करेंगे और हमारा सपोर्ट टच करने वाला है। थोड़ा वीडियो में मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक्यूरेसी में शक नहीं होगा। ये अब एक अपने लिए इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है। ये एरिया जो है इनका एक अलग सपोर्ट है। ड्रा लाइन के लिए मैंने एडवांस में वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखें तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसका भी समझ आ जाएगा ड्रा लाइन क्या होता है। तो हमने अगर M30 पे देख लिया तो फ़िलहाल हमारे साथ बाई चल रहा है। यहाँ पे MACD ने क्रॉस कर रखा है, अभी तक नीचे नहीं आई है। तो ये थोड़ा मुश्किल बात होती है, इनको समझाना आपके लिए बॉम्ब क्रैश में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है स्ट्रांग बाई की तो हमने बात कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रांग सेल भी हैं। कि यहाँ पे स्ट्रांग सेल को भी टच कर रखा है। क्या ये ओवर सेल आ सकता है? जी हाँ, जहाँ तक हमारी सपोर्ट बना हुआ तो एडवांस सपोर्ट तक ये नीचे आ सकता है। तो हमने एक एंट्री ली है, इसका SL क्या होना चाहिए? अगर आप करते हैं लॉन्ग ट्रेड तो इसका SL आपके पास M30 में इसका आपके पास SL फिर
ये आपके पास इनका एक एसएल होना चाहिए। ये इनका सपोर्ट है। अगर आप करते हैं लॉन्ग ट्रेड तो आपके पास एसएल 99.79 होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड करता हूँ, इक्विलिटी काफ़ी होती है, तो 99 में एसएल लगा लेता हूँ। ये मेरा एसएल डन हो गया। क्या हमारा टीपी क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा टीपी ये होना चाहिए। उसकी बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दें, क्योंकि ये हमारे साथ आप अगर देखें तो ये हमारा जिस तरीके से हमने नीचे से एक सपोर्ट स्मॉल बनाया हुआ था इनके लिए, तो इनके लिए एक हमारा ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमारा ये क्या होना चाहिए? टाइम ज़्यादा हो रहा है, कोशिश करते हैं कि इनको मैनेज कर सके। काफ़ी लॉन्ग कोर्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई सवाल की जगह ना छोड़ दिया जाए। तो यहाँ तक सबसे पहले इनकी टीपी होना चाहिए। फर्स्ट टीपी इनकी कहाँ तक होना चाहिए? सॉरी, फर्स्ट टीपी इनकी फर्स्ट टीपी हमारे साथ इसकी ये होना चाहिए, और सेकंड टीपी हमारे साथ ये होना चाहिए। अगर इनको ब्रेक करे तो थर्ड टीपी हमारी ये होनी चाहिए। इसलिए हमारे साथ इसका एक ही होना चाहिए, वो ये है जो हमने क्लियर कर रखा है। अच्छा, सवाल पैदा होते हैं कि सर अगर हम लॉन्ग ट्रेड ना करें तो सबसे पहले आपने M1 में आना है, और M1 में जो जहाँ पे आपका सपोर्ट बनता है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट बनता है 10,003, ठीक है। आपने क्या बनाना है? 10,000 बल्कि 10,000 आपने ऐसे लगा लेना है। एक हम अगर और एंट्री ले लें शॉर्ट स्पाइक के लिए, तो ये हमारे साथ यहाँ पे 10,000 बाई हो जाएगी। एक हमने लॉन्ग ट्रेड लिया, एक हमने शॉर्ट ट्रेड लिया। इसका शॉर्ट ट्रेड जो है इसका टीपी हमारे साथ क्या होना चाहिए? इसका टीपी हमेशा के लिए हमारे साथ जो हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं उसमें हमारे टीपी ये होना चाहिए, क्योंकि हम फिर ट्रेड करते हैं 1 स्पाइक या 2 स्पाइक का। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हमने कहा था कि यहाँ पे जब भी टच होगा तो हमने एंट्री लेनी है। तो अभी ये तकरीबन बिल्कुल ही करीब आ रहे हैं, तो जब भी ये टच हो गए तो इंशाल्लाह मेरी स्पाइक आ जाएगी। सेकंड बात हमने कर रहा था फेक ब्रेकआउट की। M1 में फेक ब्रेकआउट किया होता है और M30 में फेक ब्रेकआउट किया होता है। फेक ब्रेकआउट ये होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सेल हमने क्या रखा हुआ है? इस सेल हमने रखा हुआ है ये, लेकिन ये चाहता है कि मैं यहाँ से स्पाइक मारूं। तो ये हमारे साथ ये जो है ये हमारे साथ एक फ़ेक ब्रेकआउट हो गया। फेक ब्रेकआउट हम इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड रिटर्न बाई की तरफ जा सकता था, मगर फिर भी सेलर हावी थे, तो एक निचली सतह तक सपोर्ट जो है वहाँ तक धकेल दिया। जिस तरह की हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो हम और भी थोड़ा क्लियर देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, आप अगर गौर से इनको नोट कर लीजिए।
ये इनका शॉर्ट जो है, हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं, ये क्या बनता है, इसका एक सपोर्ट बन देता है। लेकिन इसकी थोड़ा नीचे आप अगर अंदाज़ा लगाइए तो थोड़ा नीचे यहाँ से फिर स्पाइक मारा हुआ है। जो शॉर्ट ट्रेडर होते हैं, बिगिनियर होते हैं, जिनको बूम क्रैश के पता नहीं हो, क्या कर देते हैं शॉर्टली कि वो सीधा ये जगह सपोर्ट लगा लेते हैं। नहीं, ये गलत है। आपने उनकी कम से कम 10-12 पिप्स लगा लेना है पीछे ऐसे। तो आप अगर देखें इस एसएल हिट होने के बाद तकरीबन 5 पिप्स नीचे आया और फिर बूम कर दिया है। इनसे अच्छा ना होता अगर हम इसकी एसएल थोड़ा नीचे रख देते, और फिर काफ़ी बाई गया हुआ है। फिर सेल ब्रेकआउट, यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया। हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि हमें सेल की एंट्री वीआईपी किस तरह मिल सकती है M1 में, शॉर्ट ट्रेड में। कम से कम छोटे कैंडल 15-20 कैंडल की हम बात करें तो हम फिर देखते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड हमारे साथ ये चल रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ये इनका क्या है, एक मैं तुझे ज़रा वाज़ेह कर दूँ। ये जो हमारे साथ ये जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। ठीक हो गया। इसको ब्रेक करके मार्केट इसको ब्रेक इस जगह को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है, और फिर काफ़ी हद तक नीचे आया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लिया जाए, हम अपने इंडिकेटर की बात करते हैं, ये इसने क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे इस जगह को भी क्रॉस कर दिया है, तो काफ़ी नीचे आया हुआ है। तो चलो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।